ट्रैक्टर रैली पर हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, साथ ही कहा कृषि कानून पर गठित कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं। कोरोना के अब सिर्फ 1.94 लाख केस, केरल में संक्रमण बेकाबू। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 80% मतदान, सिरमौर में सबसे ज्यादा 84% लोगों ने डाला अपना वोट। सीएम हेल्पलाइन पर 10 से ज्यादा कॉल पर नंबर होगा ब्लॉक, अनचाहे कॉल्स रोकने के लिए सरकार का फैसला। आईजीएमसी में नोफल संस्था ने बनाया गुरु नानक घर, तीमारदारों के रुकने की होगी व्यवस्था, मिलेगी घर जैसी सुविधा। और 23 जनवरी से मैदानों में बारिश, पहाड़ों पर गिर सकती है बर्फ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रीप टाइम्स न्यूज चैनल। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। किसानों की गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करे। वहीं कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति को लेकर प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने स्पष्ट किया कि समिति का काम रिपोर्ट करना है, फैसला सुनाना नहीं। इसलिए समिति पर पक्षपात का आरोप न लगाया जाए। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की याचिका पर हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। सीजेआई ने कहा, हमने कहा है कि ये पुलिस को तय करना है, हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं, आप कार्रवाई करने के अधिकारी हैं। प्रधान न्यायाधीश ने आगे कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और पुलिस इस पर फैसला करेगी। ट्रैक्टर रैली हो या नहीं, ये पुलिस को तय करना है, हम आदेश पारित नहीं करने वाले हैं। इस पर निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गणतंत्र दिवस पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापस लेने के लिए कहा। इसके बाद केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर रैली के मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप के अनुरोध करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली। कोरोना के 4 महीने पहले 10.17 लाख एक्टिव केस थे, अब सिर्फ 1.94 लाख बचे। लेकिन केरला में संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। देश में बीते 4 महीने में 8.23 लाख कोरोना केस कम हुए हैं। इससे पहले ये लगातार बढ़ रहे थे। 17 सितंबर को ये आंकड़ा 10.17 लाख के पीक पर पहुंचा था, जो अब 1.94 लाख पार कर गया है। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 13,780 केस आए, 17,229 मरीज ठीक हुए, 161 की मौत हुई। इसके साथ ही 3,621 एक्टिव केस कम हो गए हैं। जनवरी के 19 दिनों में ही इनमें 50,000 की कमी आई है। केरल में संक्रमण की रफ्तार थम नहीं रही है। यहाँ मंगलवार को 6,186 नए मरीज मिले, 4,296 मरीज ठीक हुए और 26 की मौत हो गई। यहाँ एक्टिव केस का आंकड़ा 70,262 हो गया है और इलाज करा रहे मरीज देश में सबसे ज्यादा है। देश में अब तक 1.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1.2 करोड़ मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 1.52 लाख संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है। उधर लक्षद्वीप में मंगलवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति 4 जनवरी को कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचा था। उसके संपर्क में आए 31 लोगों की पहचान भी की गई है। पंचायतों के दूसरे चरण के चुनाव में मंगलवार को प्रदेश में जबरदस्त वोटिंग हुई। प्रदेश में 1,208 पंचायतों में दूसरे दौर के चुनाव में करीब 80% मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव में करीब 10,000 से ज्यादा वार्ड पंच, प्रधान और उप प्रधान का चयन हुआ। सिरमौर जिला में सबसे ज्यादा 80% और किन्नौर जिला में सबसे कम 70% लोगों ने वोट दिए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश में लोगों ने बम्पर मतदान कर अपने मतदान का प्रयोग किया है। सोलन जिला के नालागढ़ की नंदपुर पंचायत में सबसे ज्यादा 96% लोगों ने मतदान किया। दूसरे चरण में भी पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट डाले, जो 82% रहा। इसमें 78% से ज्यादा पुरुषों ने मतदान किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 1137 पंचायतों में 21 जनवरी को चुनाव होगा। 22 जनवरी को जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना की जाएगी। दूसरे चरण में 75 कोविड पॉजिटिव और क्वारंटीन चल रहे मतदाताओं ने भी वोट डाले हैं। इसमें बिलासपुर जिला में 3, चंबा में 3, हमीरपुर में 23, कांगड़ा में 15,
ऊना में 19, कुल्लू में 1, मंडी में 3, शिमला में 2, सिरमौर में 2 और सोलन जिला में 4 कोविड पॉजिटिव मरीजों ने वोट दिए हैं। इनके मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि दूसरे चरण में 80.4% मतदान हुआ है और सिरमौर में सबसे अधिक मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि मतदान संबंधी डाटा की जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से डाटा प्रोफाइलर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। कल दूसरे चरण में हमारे टोटल जो है वो 80.4% मतदान हुआ है, जिसमें हमारे 6,47,274 महिलाओं ने और 6,23,133 पुरुषों ने मतदान किया है, जिसमें जिला सिरमौर में सबसे अधिक 84.1 और किन्नौर में 70.3% मतदान रहा है। सर, विभाग द्वारा एक साइट भी जारी की गई है, कौन सी साइट है, कैसे लोग उस पर देख सकते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग ने एक डाटा प्रोफाइलर नाम से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है NIC के माध्यम से। तो इसमें कोई भी पब्लिक का आदमी जो है वो डाटा प्रोफाइलर के डैशबोर्ड पर जाकर जो अपना पोल रिज़ल्ट, पोल परसेंटेज, नामांकन आदि सब कुछ देख सकता है। ये इसके लिए उसको scc-himachal.nic.in पे लॉगिन करना होगा। सीएम हेल्पलाइन 1100 पर अब अगर कोई व्यक्ति अपनी एक समस्या को दूर करवाने के लिए एक हफ्ते में 10 या फिर उससे ज्यादा बार कॉल करता है तो सरकार उसका नंबर ब्लॉक कर देगी। सरकार ने अनचाहे फोन कॉल्स को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार के ध्यान में मामले को लाया गया कि लोग अपनी एक समस्या को दूर करने के लिए हर दिन कॉल कर रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पर कई लोग एक सप्ताह में 20-20 बार कॉल करके काम में परेशानी पैदा कर रहे हैं। इससे अन्य लोगों की फोन कॉल भी अटेंड नहीं हो पा रही। इससे बचने के लिए सरकार ने तय किया है कि अब अगर कोई अपनी शिकायत को लेकर बार बार फोन करता है तो उसे चेतावनी देकर उसके नंबर को कुछ महीनों के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए घर बैठकर सामान्य समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना शुरू की है, जिसका लोग जमकर दुरुपयोग भी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता की शिकायत दूर होने पर संबंधित व्यक्ति को सूचित करवा दिया जाएगा और फीडबैक ली जाएगी। सीएम हेल्पलाइन 1100 में सरकार को शिकायतों के अलावा ऐसी 1400 मांगे भी प्राप्त हुई है, जिसे सरकार शीघ्र संबंधित विभागों को भेजेगी। उन मांगों को पूरा करने को कहेगी। यदि बजट प्रावधान का मामला होगा तो उस क्षेत्र के विभाग को उस मांग के संदर्भ में सूचित भी किया जाएगा। आईजीएमसी अस्पताल में अब तीमारदारों को ठहरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नोफल संस्था ने आईजीएमसी में गुरु नानक घर का निर्माण किया है। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति यहां आकर रुक सकता है। यहां घर की तरह सुविधाएं होंगी। अभी इसमें 30 बेड लगे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इसे और बढ़ाया जाएगा। कई बार जब दूर के लोग आईजीएमसी अस्पताल में मरीज के साथ आते हैं तब उन्हें यहाँ ठहरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों के लिए नोफल संस्था ने आईजीएमसी में गुरु नानक घर में ठहरने की व्यवस्था की है। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि आईजीएमसी में गुरु नानक घर का निर्माण अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में फ्री एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जाएगी, जो कि शिमला ही नहीं पूरे प्रदेश भर में चलाई जाएगी। उन्होंने शिमला की जनता से अपील की कि वे फ्री समय में गुरु नानक के घर में सेवा करें। सामाजिक संस्था के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं। इससे गरीब लोगों और ज़रूरतमंदों की सहायता की जाती है। हम लोग आईजीएमसी के अंदर काफ़ी लंबे समय से एक जगह के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और वो जगह हमारे को दी गई है और उस जगह की जो यूटिलाइजेशन है वो होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि जो पेशेंट अपने घर से चलता है उसको ये चिंता रहती है कि मैं शिमला में जाके ट्रीटमेंट कराऊंगा और कहाँ पर रहूँगा। यदि उसको अगले दिन या दूसरे दिन रहने की आवश्यकता होती है, डॉक्टर उसको अगर प्रिस्क्राइब करता है, रहने की जो आवश्यकता रहेगी वो गुरु नानक का घर जो हमने उस जगह को नाम दिया है वहाँ पर आके रह सकता है। अभी हमने 30 बेडेड का बनाया है। उसके बाद जैसे हमारे पास जगह रहेगी हम उसको और बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर खाना पीना, रहना, तेल, साबुन, जो भी एक घर के अंदर सुविधा इंसान के लिए रहती है वो सारी सुविधाएं उसके अंदर मौजूद होंगी। आदमी को हमारी कोशिश ये रहेगी, चाहे पेशेंट है चाहे अटेंडेंट है, उसको ये कभी महसूस ना होने दें कि तू घर से दूर है, आपके रहने में, आपके खाने पीने में कोई कमी आ रही है। अभी आने वाले समय के अंदर जैसा कि मैंने बताया है कि हम लोग हर जगह पे स्ट्रेचर्स लगाएंगे 10-10 हर वार्ड के अंदर, ताकि अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास 20 वॉलंटियर्स 10 स्ट्रेचर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। इसके अलावा हम आने वाले समय के अंदर फ्री एम्बुलेंस सेवा लेके आ रहे हैं।
जो ना सिर्फ शिमला शहर में चलेगी बल्कि हिमाचल के लिए भी हम उसको आगे आने जाने देंगे, जिसका बहुत ही नॉमिनल किराया रहेगा। वो शिमला के अंदर पूरी कार्यरत रहेगी, शिमला से बाहर भी रहेगी। इस शिमला के अंदर जितने भी कोई लोग हैं, जो कोई बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जो कहता है कि भाई हमारे पास टाइम है और हम आगे आके टाइम गुरु नानक के घर में दे सकते हैं, तो मैं उन सभी वेलों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपना जो समय है वो गुरु नानक के घर में दें और अपना जीवन सफल करें। और आइए अब प्रदेश में मौसम की जानकारी लेते हैं। प्रदेश में मौसम पिछले 12 दिनों से शुष्क रहने के बाद 23 जनवरी से करवट बदल रहा है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को मैदानी क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना जताई है। मौसम में ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आएगा। 23 और 24 जनवरी को मैदानी इलाकों में बारिश और मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का पूर्वानुमान है। मौसम में हो रहे बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य भर में 22 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। सोमवार को राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। ठंडी हवाओं के कारण मौसम बेहद ठंडा हो गया है। इस बार शिमला में सैलानियों को भी निराशा ही हाथ लगी है। 22 तारीख को जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आएगी, जिससे इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में भी रहेगा। हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं, लाहौल स्पीति का एरिया है, उसमें 22 तारीख को कुछ बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद 23 तारीख को इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस पे बारिश या स्नोफॉल रहेगी। और उसके बाद 24 तारीख को भी जो इसका इफेक्ट है बहुत कम रहेगा, लाहौल स्पीति के नॉर्थ के इलाकों में रहेगा। और उसके बाद दोबारा से वेदर जो क्लियर होगा। तो जो WD है इसका इफेक्ट मेन जो है वो 23 तारीख को रहेगा। उसके बाद 25 और 26 तारीख को जो मौसम है वो दोबारा से साफ रहेगा। जैसे अभी दिन के तापमान है वो थोड़े नॉर्मल से ज़्यादा चल रहे हैं। अभी लास्ट 24 आवर में टेम्परेचर थोड़े ड्रॉप हुए हैं, लेकिन जो 23 तारीख को दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। उसके बाद जो 24-25 तारीख रहेंगे, इसमें जो मिनिमम तापमान होंगे, जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो दिन के तापमान है वो थोड़े से राइज करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।